हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है और ये वीडियो यूज़फुल रहेगा सभी एस्पायरिंग बैंकर्स के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए और ऑन द लार्जर पर्सपेक्टिव सभी के लिए अपनी जनरल अवेयरनेस को अपडेट रखने में भी आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हर उस यूथ के लिए है जो अपने करियर के लिए आई वुड से स्ट्रगल कर रहा है। आप किसी भी जॉब में जाएंगे, यू हैव टू फेस एंड क्रैक जॉब इंटरव्यू। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आई वॉज एन एक्स बैंकर, मेरे को बहुत लंबा अनुभव है बैंकिंग का। पिछले 6-7 साल से मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ। तो आप अगर एक मजबूत तैयारी चाहते हैं अपने किसी भी जॉब इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप हमारा प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो पे आते हैं। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है दैट इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल्स में, कभी ना कभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कोई वीडियो देखा होगा, कोई शॉर्ट्स देखे होंगे। FATF के बारे में कोई ना कोई आपने न्यूज़ तो डेफिनेटली सुनी होगी, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ मीडिया में भी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली FATF होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ की ये बॉडी है, प्राइमरी इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉडी का, और इवेंचुअली इसमें कितने कंट्रीज मेंबर हैं। तो आप कह सकते हैं ये सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। एक तरीके से आप इसको एक केस स्टडी के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, सवाल में ही जवाब है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दोस्तों FATF एग्जैक्टली क्या है? FATF एक कई देशों का एक ग्रुप है, एक बॉडी है जहां पे सारे देश मिलके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन पे जाएं जो इंटरनेट पे और जो FATF की साइट पे मौजूद है, तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि यहाँ पे क्या शब्द उन्होंने यूज किया है। इट्स एन इंटर-गवर्नमेंटल बॉडी दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्रुप है सभी देशों का, जिसमें कि जो कंट्रीज है वो उसके मेंबर्स हैं। इस ग्रुप का, इस बॉडी का प्राइमरी उद्देश्य ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ये ग्रुप को बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट का इन्होंने यूज किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब दोस्तों अब हम आगे बढ़े किस पे कि एग्जैक्टली FATF काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग तो दोस्तों हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई यूथ हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई सर्विंग प्रोफेशनल हो, सभी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को समझना बहुत आवश्यक है। अगेन सवाल में ही जवाब है दोस्तों। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। दोस्तों याद कीजिए, जब आप लास्ट टाइम अपने बैंक में गए थे और आपने कोई सेविंग अकाउंट ओपन किया था, तो आपने वहां पे देखा होगा कि बैंक के अधिकारी ने आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपके सिग्नेचर प्रूफ, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्यों मांगे थे? उसका उद्देश्य ये होता है दोस्तों, ताकि कोई भी व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम को यूज ना करे मनी लॉन्ड्रिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्लैक मनी, जो भी मनी इलीगल सोर्सेज से कमाया गया है, उसको ब्लैक मनी के तौर पे कैटेगराइज करती है भारत का कानून। अब कौन कौन सी इनकम को दोस्तों हम मान सकते हैं ब्लैक मनी के रूप में? पहली आपकी इनकम होती है जैसे कि ड्रग्स एंड नारकोटिक्स।
आपकी प्रोस्टिट्यूशन, ब्राइबरी, तो ये जितने भी गैर कानूनी काम के द्वारा इनकम अर्जित की जाती है, इसको ब्लैक मनी कहा जाता है, इसको इलीगल इनकम कही जाती है। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति भारत में ड्रग्स बेचता है और ड्रग्स बेचने के बाद उसको जो आमदनी होती है, जो कैश में उसको पैसा मिलता है, क्योंकि आप कोई भी इलीगल काम करेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट्स तो ना के बराबर करेंगे, ताकि आपको जानते हैं कि कोई भी एजेंसीज भारत सरकार की आपको पकड़ ना पाए, आपका पीछा ना कर पाए। अब किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ कैश है नंबर 2 की कमाई से, तो वो इस कैश को क्या करेगा? इस कैश को दोस्तों वो यूज करेगा नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए, और नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए बैंकिंग ही यूज की जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर मैं दोबारा आसान भाषा में आप सभी युवाओं को समझाऊं, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा नंबर 2 के पैसे को यानी काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट किया जाता है बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एफएटीएफ का जो मेन उद्देश्य है, एफएटीएफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना ही है। अब दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हालांकि मेरे YouTube चैनल पे एक डिटेल वीडियो है मनी लॉन्ड्रिंग का, आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस में। मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग की एक प्रोसेस कहिए, एक साइकिल कहिए, मुख्य रूप से 3 भाग में मनी लॉन्ड्रिंग को बांटा गया है। पहली जो स्टेज होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको कहा जाता है दोस्तों प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? प्लेसमेंट। अब दोस्तों प्लेसमेंट पहला स्टेप होता है कि कोई भी व्यक्ति जो काले धन अर्जित करता है, गलत काम, इलीगल काम, जो भारत के कानून के अंतर्गत एक इलीगल काम है, उसके द्वारा कोई भी पैसा अर्जित करता है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करता है, वो बैंकिंग सिस्टम में पैसे को एंटर कराने की कोशिश करता है। तो उस एंट्रेंस को बैंकिंग सिस्टम में दोस्तों प्लेसमेंट का नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सिस्टम का उपयोग करके ही कोई व्यक्ति नंबर 2 के पैसे को, काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहला स्टेज होती है, पहली साइकिल होती है, इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। यानी कि कैसे भी करके, मैनिपुलेशन करके, फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके वो व्यक्ति अपना पैसा बैंकिंग सिस्टम में लाने की कोशिश करता है। कैसा होता है दोस्तों? हमने देखा था नोटबंदी के टाइम पे, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने किसी रिश्तेदार का, परिवारजन का, नौकरों का एक खाता खुलवा देते हैं और उसके द्वारा फिर वो आगे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। या वो एक बेनामी कंपनी, यानी कि एक शेल कंपनी जो सिर्फ कागजों में अर्जित होती है, कागजों में एग्जिस्ट करती है, उसके द्वारा अपना एक खाता खुलवाते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट या कोऑपरेटिव बैंक में। तो मनी लॉन्ड्रिंग की दोस्तों पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट, जिसमें कि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से पैसे को एंटर कराना चाहता है बैंकिंग सिस्टम में। दूसरी आपकी स्टेज होती है दोस्तों लेयरिंग। अब दोस्तों लेयरिंग का मतलब होता है, अगेन जैसे मैं कहता हूं, सवाल में ही जवाब है, लेयरिंग का हिंदी में मतलब होता है परते, परत, लेयर। एक के ऊपर एक के ऊपर एक इतने ट्रांजैक्शंस करता है वो व्यक्ति कि ट्रांजैक्शन शुरू कहां से हुआ था और खत्म कहां पे हुआ, ये पता लगाना सरकारी एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या हम कहें करीब करीब असंभव हो जाता है। तो पहली स्टेज हो गई आपकी प्लेसमेंट। दूसरी स्टेज आपकी होती है दोस्तों लेयरिंग। कैसे होती है मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति है एक्स, उसने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया, ठीक है, किसी और के नाम पे, उसमें उसने 10 लाख रुपए जमा किए। अब वो 10 लाख रुपए दोस्तों क्या करेगा, ई मनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के माध्यम से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजेगा। यानी पैसा दिल्ली से गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गया सहारनपुर, सहारनपुर से गया अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और फाइनली पैसा पहुंचा घूम फिर के कलकत्ता होते हुए इंदौर से भोपाल।
कोई फिजिकल कैश का मूवमेंट नहीं हो रहा है दोस्तों, सारा मूवमेंट हो रहा है ई मनी का। तो लेयरिंग में इतने ट्रांजेक्शन हो जाते हैं कि ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से हुआ, सोर्स ऑफ फंड कहाँ था और खत्म कहाँ पे हुआ, इसको छुपाने की कोशिश की जाती है। इसी को लेयरिंग कहा गया है। जब पैसा लेयरिंग के द्वारा काफी हद तक छुपा दिया जाता है दोस्तों, तो आखिरी स्टेज को कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, आखिरी स्टेज को इंटीग्रेशन। अब दोस्तों जो आखिरी स्टेज आपकी होती है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पैसा प्लेसमेंट हुआ, लेयरिंग हुई, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए, नकली फर्जी शेल कंपनीज बनाई गई और पैसा अपने अंत तक पहुंच गया। यानी कि जहां पैसे को पहुंचाना था, यानी कि पैसा अब ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब दोस्तों जो भारत सरकार ने 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी लेके आए थे, उसका भी यही उद्देश्य बताया गया था कि काले धन को बाहर निकालने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास है भारत की सरकार के द्वारा। अब दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया कि FATF एग्जैक्टली क्या होती है और FATF का उद्देश्य क्या होता है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम होता है और हमने ये भी समझ लिया डिटेल में कि मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली होती क्या है। अब दोस्तों अगर हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बारीकी से समझेंगे ताकि हमें एक गहन नॉलेज मिल पाए और हम कभी भी किसी से बात कर पाए और हमें एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये संस्था शुरू कब हुई और ये संस्था शुरू होने के साथ साथ इसके प्राइमरी मेंबर्स कौन थे, इसके फिलहाल 2024 में इसके मेंबर्स कौन हैं, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव के साथ काम करती है। जैसे कि इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक आतंकवाद को रोकना है। उसके साथ साथ ये कौन से सब ऑब्जेक्टिव्स पे काम करती है और इसमें आगे क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी हो सकती है। हम शुरू करते हैं दोस्तों तो 1989 में, यानी कि 1990 के दशक में आते आते ये FATF को स्टार्ट किया गया था दोस्तों। और जो FATF को स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि जैसे मैंने बताया कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करने के लिए। तो किसने दोस्तों स्टार्ट किया, आप सभी जानते हैं ग्रुप ऑफ 7 G7। ये जो कंट्रीज हैं दोस्तों G7, हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड नेशंस हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों 1989 में G7 कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम जिसको दिया गया FATF, दैट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मुख्य उद्देश्य यही था कि जो काला धन होता है, क्योंकि काले धन से ही दोस्तों आतंकवाद को फंड किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत भी आतंकवाद की मार सह रहा है। हमारे पड़ोस में तो दोस्तों एक आतंकवादी मुल्क है ही, और दुनिया के हर देश में दोस्तों आतंकवाद तो फैला ही होता है। हालांकि अगर आप गहन जांच पड़ताल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बड़े देश है सो कॉल्ड वो ही आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। चलिए छोड़िए, मैं कभी आने वाले समय में एक डिटेल इस पर वीडियो लेके आऊँगा कि आतंकवाद एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इसके पीछे कौन सी मुख्य ताकतें हैं। 1990 में दोस्तों इन्होंने 40 रिकमेंडेशन दी। किसने? FATF ने दोस्तों 1990 में 40 रिकमेंडेशन दी, यानी कि उन्होंने 40 सुझाव सुझाए इस दुनिया को, इन 7 देशों ने, कि कैसे हम अपने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कर सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों हम देखेंगे तो करीब करीब 200 कंट्रीज हैं जो इस संस्था के मेंबर हैं। कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, कुछ दोस्तों रोटेशनल मेंबर्स हैं और कुछ यहाँ पे कुछ समय के लिए मेंबर्स बनते हैं। तो आज की डेट में दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया FATF की, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हर देश FATF से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से देश थे दोस्तों? जैसे मैंने बताया आपके G7 कंट्रीज थे। कौन था? अमेरिका था, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड UK।
बाद में यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप की एक संस्था है दोस्तों, तो बाद में यूरोपियन यूनियन को भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो मुख्य रूप से G7 ने दोस्तों ये संस्था बनाई थी। जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे, प्राइमरली अमेरिका की छत्र छाया में ये संस्था बनाई गई थी, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में इस समय सिर्फ और सिर्फ इकलौती सुपर पावर है, वो है आपकी USA, यानी कि अमेरिका। ठीक है, आज की डेट में बात करें दोस्तों तो इनके 40 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके 40 मेंबर्स हैं, 38 कंट्रीज और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स हैं, और इनके ये सारे कंट्रीज दोस्तों इनके मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं अगर मैं आपको बताऊं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इंडिया, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, ये सारे इनके दोस्तों मेंबर्स हैं। FATF दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी देश को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए होता है तो FATF की रिकमेंडेशन ही बेस यानी मानी जाती है। आपने दोस्तों कुछ समय पहले 2-3 साल पहले एक न्यूज़ सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि भारत की वजह से, भारत के दबाव के कारण जो पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और वो शायद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि चाइना की वजह से दोस्तों ये हुआ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं चाइना ने पाकिस्तान को, भारत को परेशान करने के लिए अपना एक एजेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, और वो उसको एक एक शैतान जो बच्चा होता है ना मोहल्ले का, जो पत्थर मार के भाग जाता है, उसको उस तरीके से काम में लेके आते हैं। अब दोस्तों अगर हम मुख्य फंक्शंस की बात करें तो जो FATF आपका होता है, FATF सबसे पहले क्या करता है, FATF इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मुख्य उद्देश्य दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग ही है, पर मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है ये सारी कार्रवाई और FATF करता है। क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, क्या सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, वो FATF ही बनाता है, और वो सबको इन्फोर्स करता है, सबको मजबूर करता है कि आप इन पॉलिसीज को फॉलो कीजिए। इन पॉलिसीज को फॉलो करने के बाद हम आपको मॉनिटर करेंगे, हम आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप इन पॉलिसीज को मजबूती से फॉलो अप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा, इंसान की दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ एक एंडेवर होता है, नए नए तरीके निकालता है, नए नए रास्ते निकालता है। तो FATF ये भी रिसर्च करता है कि क्या नई नई तरीके इजाद हो चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, और इन तरीकों की रोकथाम कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वो बनाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ताकि सभी देश फॉलो करें, फिर वो रिसर्च भी करता है कि कितने आपके नए नए तरीके आ गए हैं, उन तरीकों के माध्यम से क्या क्या मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कैसे कोई कंट्री या कोई पर्टिकुलर आतंकवादी संस्था कर रही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि क्या जो कंट्री हैं वो वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कर रहे हैं कि सिर्फ वो दिखावा कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है, जैसे कि करीब 2-3 साल पहले तालिबान ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान की भी कोई मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है। वहाँ पर तो दोस्तों एक आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी है, जिसके पास अपना खुद का एक देश है। जैसे भारत है, भारत के पास अपनी सेनाएं हैं, US है, उसके पास अपनी सेनाएं हैं। पाकिस्तान आर्मी है जिसके पास अपना खुद का एक, हम कह सकते हैं, पर्सनल प्राइवेट कंट्री है। तो जैसे पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करता है कि भाई हम तो एक डेमोक्रेसी हैं, हम तो एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम तो भाई बिल्कुल कायदे कानून के अनुसार चलने वाले हैं, हम तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल मानते हैं, उसी के ऊपर ये पूर्ण रूप से रिसर्च करता है कि कंट्रीज क्या वाकई में स्टेप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंस FATF एक इंटरनेशनल बॉडी है, ग्लोबल बॉडी है और सभी बड़े देश इसके अब सदस्य बन चुके हैं, तो इनका उद्देश्य ये होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहे, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल रहेगा तो सभी को मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैं दोबारा कहूँगा दोस्तों, हालांकि जो ये डेवलप कंट्रीज़ हैं इन्होंने ये संस्था बनाई थी G7 के द्वारा, पर अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में आतंकवाद तो नहीं कह सकता मैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर पूरी दुनिया में हलचल और अस्थिरता मचाने के लिए यही लोग, जो हमारे डेवलप कंट्रीज हैं सो कॉल्ड, यही जिम्मेदार हैं। आगे जाके थोड़ा आप और रिसर्च करेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा ये वॉर्स क्यों होती हैं, कैसे हुई थी, किसने शुरू की थी और उसके पीछे क्या क्या कारण थे। अफगानिस्तान का कैप्चर क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, 1991 में जब इराक पे पहले भी अटैक हुआ था तब क्या हुआ था, कुवैत में क्या हुआ था, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ओके, देन FATF दोस्तों क्या करता है, FATF सभी देशों को इकट्ठा करता है, उनको मॉनिटर करता है और वो एक उन देशों में कानून पास कराने की रिकमेंडेशन देता है कि भाई आपके देश में भी अगर कानून रहेगा तो आपके देश में भी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम आपको गाइड करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से या IMF से तो भाई FATF की ही रजामंदी होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के पीछे कौन है दोस्तों, IMF के पीछे कौन है, यही बड़े बड़े जो देश हैं वही उनके पीछे बैठे हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा इनके जितने भी देश हैं इस दुनिया में, तो सभी की सरकारों के साथ वो क्राइम, करप्शन और टेररिज्म को रोकने के लिए काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों बहुत बड़ी बॉडी है, उद्देश्य यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम हो, ख़त्म हो, ठीक है, और सारा जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग जाती है उसको भी हम कम कर पाए, क्योंकि आतंकवाद खत्म तभी होगा जब आतंकवाद को पीछे से जो फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उस पर जब वार होगा। इसके साथ साथ दोस्तों FATF रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को एक समय पे ये डर सता रहा था कि क्या मुझे FATF ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर देगा, तो वैसे ही ये समय समय पे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है अवेयरनेस के लिए, और जितने भी इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी इनके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन सभी को ये रिपोर्ट शेयर की जाती है। और FATF assess and monitors members also। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो FATF है, FATF कंट्रीज को भी मॉनिटर करता है कि भाई क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का, कि वाकई में आप कुछ काम कर भी रहे हो धरातल पे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया FATF क्या करता है, FATF हर देश को 4 कैटेगरी में बांट देता है, ठीक है। अब कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे FATF ने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, रिकमेंडेशन दी है मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए। तो दोस्तों इन्होंने 4 भाग में बांटा हुआ है। पहला भाग आपका हो गया रेगुलर फॉलोअप, इनहैंस फॉलोअप, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो जो पाकिस्तान था दोस्तों वो इस लिस्ट में आ गया था, ग्रे लिस्ट में, और भारत सरकार के एफर्ट से पूरी संभावना थी कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, पर जो पाकिस्तान के पापा हैं, चाइना बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको बचा लिया। चाइना दोस्तों बहुत बड़ी सुपर पावर है, हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मीडिया में तो एक ही सुपर पावर कही जाती है आपकी, वो है US, बट चाइना की जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है और चाइना मिलिट्री वाइज भी बहुत ही मजबूत हो चुका है। हालांकि भारत काफ़ी हद तक अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, ठीक है, पिछले 10 साल में काफ़ी काम हुआ है। एनी हाउ मैं दोबारा FATF पे आता हूँ। तो इन 4 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। सबसे जो वर्स, सबसे जो बेकार कंट्री होते हैं उनको डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में, जैसे कि आपके अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि आपका पाकिस्तान,
जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया, जैसे कि आपका म्यांमार, आसान भाषा में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पे डाले जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ की खबर भी बाहर नहीं आ पाती। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। चाइना में जो मीडिया है पूरे तरीके से सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों पूरी जानकारी बाहर आ नहीं पाती। वैसे ही कई कंट्रीज हैं दोस्तों जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। अफ्रीकन कई कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज आपके मिडल ईस्ट के हैं, कई कंट्रीज आपके साउथ ईस्ट एशिया के हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोत्साहित करते हैं, या हम कह सकते हैं उनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से मनी लॉन्ड्रिंग पे ही डिपेंडेंट होती है। तो हम कह सकते हैं भारत इस समय, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो भारत इस समय शायद इस लिस्ट में होगा एनहांस फॉलोअप की, ठीक है, क्योंकि भारत के भी दोस्तों बहुत बड़े दुश्मन हैं। अमेरिका कहता है कि भारत का दोस्त है, पर हम जानते हैं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाल दिया गया था और भारत ने पूरी जोर लगा दिया था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि पाकिस्तान को फिर आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा। पर चाइना ने दोस्तों यहाँ पे अपना गेम खेल दिया और चाइना ने पाकिस्तान को बचा दिया, ठीक है। पाकिस्तान को बिल्कुल ही फंड मिलने बंद हो चुके थे, ठीक है, और पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। अभी हमने 1.5 साल पहले देखा था कि पाकिस्तान में आटा खरीदने की भी मतलब कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, लोग आटा भी बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहे थे। फिर जब फंड रिलीज किया गया तो पाकिस्तान की सरकार ने पैसा दिया, बाहर से सामान खरीदा और बहुत महंगे दरों में वहाँ पे जीवन इस समय चल रहा है। तो दोस्तों 4 भाग में आपको बांट दिया जाता है एफएटीएफ के द्वारा, यानी कि सबसे नीचे हो गई ब्लैक लिस्ट, फिर आपकी हो गई ग्रे लिस्ट, फिर आपकी हो गई इनहैंस्ड फॉलोअप, फिर आपकी हो गई रेगुलर फॉलोअप। तो जो खुद मजबूत कंट्री है, डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपने आप को रेगुलर फॉलोअप की लिस्ट में ही रखते हैं। उद्देश्य दोस्तों वही है कि क्या कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप बैंक में जाते हो और कोई भी खाता खुलाते हो, आपको बैंक में खाता खुलवाना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इंश्योरेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, पेंशन फंड चाहिए, आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो कंट्री पे दोस्तों डेमोक्रेसी नहीं है, मुख्य रूप से वहीं पे ये सारा ब्लैक मनी का मुख्य रूप से काम होता है। हालांकि भारत में भी एक बहुत बड़ी, हम करें कि अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी चलती है, जिसे हम कह सकते हैं हवाला इकोनॉमी। मैं अगेन दोस्तों आने वाले समय में एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए कि हवाला एग्जैक्टली क्या होता है और ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये 28 जून 2024 तक की एक डेटा है, ठीक है। इसमें जो आप ब्लैक में देख रहे हैं, ईरान और मुख्य रूप से म्यांमार और आपका नॉर्थ कोरिया, 3 देशों को दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार को डाला हुआ है। ईरान को दोस्तों इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ईरान प्रॉपर टाइप दुश्मन है यूएस का, और दोस्तों हम जानते हैं चलती तो यूएस की ही है। नॉर्थ कोरिया अगेन कम्युनिस्ट है, न्यूक्लियर पावर है और यूएस का दुश्मन है। और म्यांमार दोस्तों जो पहले भारत का ही हिस्सा था, पहले इसको बर्मा कहा जाता था, और म्यांमार में दोस्तों अभी पूरा कम्युनिज्म है, सेना का राज है वहाँ पे, तो इसलिए उसको भी ब्लैक लिस्ट में दोस्तों डाला हुआ है। बाकी सारे कंट्रीज आप देख रहे होंगे दोस्तों, वो सबको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, राइट। तो दोस्तों ये था आपका डिटेल में कि एग्जैक्टली एफएटीएफ क्या होती है, एफएटीएफ कैसे काम करती है और एफएटीएफ का उद्देश्य क्या है, एफएटीएफ क्या क्या प्रिंसिपल्स के साथ काम करती है, एफएटीएफ के मेंबर्स नेशन क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली होती क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग काम कैसे करती है। दोस्तों अब भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है आई वुड से, और देखिए घर का मुखिया अगर एक मजबूत आदमी हो तो परिवार ठीक ठाक जीवन जी लेता है, और आने वाली जो नस्लें होती हैं, आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं, उनका जीवन बेहतरीन हो जाता है।
मैं खुद पेशे से बैंकर रहा हूं दोस्तों। मैंने करीब 1 दशक से ज़्यादा समय तक बैंकिंग में काम किया है। मैंने खुद बहुत करीबी से देखा है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को। बैंकिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है ताकि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। तभी सरकार, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, भारत सरकार हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, आपकी इनकम टैक्स है, आपकी सीबीआई है। बहुत बड़ी बड़ी भारत की दोस्तों संस्थाएं हैं, सरकार की बॉडीज़ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग पे नज़र रखती हैं। दोस्तों भारत भी देखिए कितना बड़ा हम लोग आतंकवाद से ग्रस्त देश है। पाकिस्तान बगल में है, चाइना उधर है, बगल में म्यांमार है, श्रीलंका में पूरी अ, अ, अस्थिरता है दोस्तों, वहाँ की इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है। नेपाल चाइना नेपाल में क्या क्या कर रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ दोस्तों हम सभी जानते हैं, राइट। और पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, चाइना दुश्मन है ही। तो ये सब क्या है कि भारत में ये आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, चाहे JNK हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हमारा जो ये रेड कॉरिडोर है, भारत का जो मध्य भाग है, स्पेशली छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया, बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के और जो कर्नाटका के, आंध्रा के। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो आतंकवाद है उसके पीछे जो फंडिंग होती है उसको भारत सरकार, भारत की एजेंसियां बहुत बारीकी से नज़र रखती हैं। उद्देश्य दोस्तों यही है कि जो ये फंडिंग आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, इसकी रोकथाम की जा सके। क्योंकि अगर आतंकवादी गुटों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो हथियार कहाँ से खरीदेंगे, खाना पीना खर्चा कैसे करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने उम्मीद करी है, मैंने कोशिश करी है कि मैं एक मजबूत और स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट कंटेंट लेके आऊँ आप सभी के सामने। ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रहने वाला है दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो, आप अपना करियर बना रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने विवेक और इतने संयम के साथ मेरे इस वीडियो को देखा। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।